मैं सोचा था लठ में लगेंगे। तस्वीर कहाँ है ये बढ़िया, वहाँ खड़े वहीं अंदर बस ना ना एक पहले बहुत धन्यवाद। अंदर चलेंगे। एक ये असली फूल नकली ज्यादा अच्छे होते हैं ना। वो ऐसी बोला लेट आम रहते थे करके नकली दे दी आपको। अच्छा लो यही कर ले भाई। एक मिनट रुको रुको सारे जब कर ले सब जा खड़े हो जाए वहाँ। एक मिनट हाँ थोड़ा और खुल जो आराम से भाई थोड़ा इसमें लिए बीच में आगे ले चल ली थोड़ा आगे ये लो आजा बोल जी रहा लो चलिए बहुत अभिनंदन आपका, बहुत धन्यवाद। वॉशरूम है यहाँ टू ऑल सबको सबको शुभकामनाएं। मैं डायबिटिक हूँ जी, मैं नहीं लूंगा बिल्कुल। अच्छा मैं फिर यूँ नहीं, फिर नाटक नहीं होगा भाई। इसको 1/3 से 1/3 करो, खाऊंगा क्यों के मतलब औपचारिकता। मैं डायबिटिक हूँ और चम्मच मंगा लीजिए। बहुत आभार, अभिनंदन। अरे चम्मच दे दो एक सबको ताकि भाई सब इन्हें सपड़ा जो देखी जाओगी बहुत हो गया। बहुत आभार, इसको रख दो जी, मुक्ति करो इसकी। नहीं तो मैंने खाना पड़ेगा और ज्यादा देख देख के। अच्छा मैं शुगर है तो मैं नहीं खाता, केक ही नहीं खाता मैं तो। आज ये इजहार जिले वालों ने आप लोगों ने मैं जन्मदिन पे केक आज मेरे हिस्से में लिखा था, तो ब्रेक लगा यात्रा में और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इन दिनों हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, अंग्रेजी में उसे कहते हैं हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये राज्य सरकार का एक शिखर संस्थान है, करनाल जिले के नीलोखेड़ी में स्थित है। उसके निदेशक के रूप में काम कर रहा हूँ पिछले कई महीने से। इससे पूर्व हरियाणा ग्रंथ अकादमी हुआ करता था राज्य सरकार का एक संस्थान, जिसके मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते थे। उसके उपाध्यक्ष और निदेशक के रूप में भी मुझे 7 साल से अधिक काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर मिला। मूलतः चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के साथ मेरा नाता रहा है और उसी के कारण बरवाड़ा से बहुत बार गुजरने का भी मुझे मौका मिला। आज बरवाड़ा में रुकने का अवसर मिल गया। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि हर राज्य में भारत सरकार और उस राज्य की सरकार के वित्त पोषण से, उनकी मदद से इस तरह का एक शिखर संस्थान संचालित होता है। और उस संस्थान की जो भूमिका है वो है पंचायती राज और ग्राम विकास से जुड़े हुए अधिकारियों, कर्मचारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके सरपंच से लेकर के जिला परिषदों तक जो हमारी स्थानीय सरकार चलती है ग्रामीण क्षेत्र की, उनका समय समय पर प्रशिक्षण करना, उनको उनके कामकाज में दक्ष बनाना। सरकार की अलग अलग योजनाएं समय समय पर आती हैं, उनमें परिवर्तन भी आते हैं, तो उनसे उनको अद्यतन रखना, हिंदी कतई शुद्ध हिंदी का शब्द हो, अपडेट करना, अपग्रेड करना, अद्यतन करना, ये हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की भूमिका है। वही काम हम इन दिनों कर रहे हैं, सरकार हरियाणा की हो या केंद्र की। उसके बारे में बस इतना कहूँगा कि ग्राम स्वराज अर्थात गांव की सरकार, वो गांव के अपने अंदाज में चले, गांव के लोगों की राय से चले, इस विचारधारा के साथ काम कर रही है। उसमें चुनौतियां बहुत सारी हैं। हमने जैसे कई सारे नए प्रयोग किए हैं ये सरकार आने के बाद, मनोहर जी के समय से लेकर आज तक। गांव की सरकार में 50% मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व हो, ये बड़ा काम मनोहर जी के समय में हुआ था। अब हम जोर इस बात पर दे रहे हैं, वो तो हो ही गया, लेकिन उसमें एक संकट है अभी। आप लोग, कई लोग जानते होंगे, आप हम सबकी ग्रामीण पृष्ठभूमि है कि बहुत स्थानों पर 50% सरपंच बनेंगी, तय हो गया, 50% पंच बनेंगी, तय हो गया,
ब्लॉक समिति से लेकर और जिला परिषद के अध्यक्ष तक सब जगह 50% महिलाएं आएंगी, ये तो तय हो गया। लेकिन बहुत स्थानों पर अभी सरपंच के पति, चेयरपर्सन के पति, जिला परिषद के अध्यक्ष के पति, वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रॉक्सी बनकर सरकार चलाते हैं, गांव की, जिले की, खंड की। सरकार का, हमारे संस्थान का भी आग्रह ये है कि धीरे धीरे, एक झटके में ये स्थिति समाप्त नहीं हो सकती, आपको सबको मानना पड़ेगा इसको, धीरे धीरे ये प्रॉक्सीवाद ये समाप्त हो जाए। दूसरा, गांवों में कामकाज में पारदर्शिता ठीक वैसी आए जैसी शहरों में है, जैसी जिला केंद्रों पर है। अलग अलग पोर्टलों के माध्यम से विकास के कामों को हमने पारदर्शिता के मोर्चे पर दुरुस्त करना शुरू किया है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें स्पष्ट है कि विकसित गांव जब तक नहीं होगा तब तक विकसित भारत की कल्पना वो केवल कल्पना रह जाएगी। गांव विकसित हो, इसके लिए नित्य निरंतर नई योजनाएं, नए अंदाज में कार्यक्रम करना और गांव को संवारना, इस पर हमारी सरकार पूरी ताकत लगा रही है। वीरेंद्र जी, आपने बताया कि आप सरकार को दक्ष करने का काम कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि, गांव की सरकार, गांव की, शहर की, उसके लिए कितने का आपके प्रशिक्षक हैं या इम्पेनलमेंट में हैं जो आपको आज प्रशिक्षण देने का, और कितने कितने समय में? केवल जो हम प्रशिक्षण देते हैं उसके लिए हमारा एक चयनित प्रशिक्षकों का पैनल है, लेकिन वही केवल पैनलिस्ट प्रशिक्षण नहीं देते। सरकार के अधिकारी, एम्पैनल्ड लोगों के अलावा भी अलग अलग विषय के विशेषज्ञ, उनकी सेवाएं, उनकी सहायता हम इस काम में लेते हैं। सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आवश्यकता के अनुसार कहीं से भी हम विशेषज्ञों को आहूत कर लेते हैं, आमंत्रित कर लेते हैं, और ये निरंतर चलने वाला काम है। वीरेंद्र जी, सरकार की नीतियों का भी आपने जी, एक जो प्रक्रिया सरकार चलाने की है, उसको भ्रष्टाचार के ऊपर कितना एक आज प्रशिक्षण के माध्यम से देखते हैं, तो कितने जानते हैं? देखिए, मैं एक बात लगातार कहता हूँ और ईमानदारी से सबको कहनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। सरकार की नीति और सरकार का सिद्धांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी तक, नीति और सिद्धांत ये है कि हम भ्रष्टाचार के मामले में शून्य टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, हम सहन नहीं करेंगे। सिद्धांत और नीति तो यही है। अब सिद्धांत और नीति ये है तो उसके लिए फिर प्रक्रियाएं बनाने की आवश्यकता होती है। आखिरकार मामला तो मनुष्यों का है, मशीन का तो नहीं है। तो मनुष्य के भीतर की भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए एक कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। मतलब कोई बटन हो मार दो रहे, भाई हम चंडीगढ़ बैठे, दिल्ली बैठे और एक बटन दबा दे सारा देश ईमानदार हो जाए, इसकी कल्पना माने ये हो नहीं सकता। तो फिर उस पर भ्रष्टाचार के दैत्य पर, राक्षस पर चौतरफा हमला करने की जरूरत पड़ती है। उसमें प्रशिक्षण भी है, उसमें संस्कार भी है, उसमें कहीं ना कहीं समाज की निगरानी भी है, उसमें निरंतर सरकार की निगरानी भी है, और सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी जो मैं मानता हूं इसमें मोर्चा है, वो है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, नई टेक्नोलॉजी। मैं उदाहरण देता हूं, बहुत बार उसको भी दोहरा दूं अगर आपकी अनुमति हो। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, और राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक बात ये भी है कि भाई वो पॉलिटिक्स करने के लिए तो आने वाला व्यक्ति था नहीं। दुर्घटना हो गई, माता की उनकी हत्या हो गई, इंदिरा जी की, प्रधानमंत्री की, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। तो अंततोगत्वा अपने राजनीतिक परिवार की संस्कृति में तो उनको ढलना ही था, लेकिन ढलने से पहले उनके मुंह से एक सत्य निकला, और वो सत्य ये था कि हम दिल्ली से जब बरवाड़ा के लिए या नीलोखेड़ी के लिए या किसी भी गांव का आप यहां नाम ले दीजिए, उस गांव के लिए, हांसी के लिए, हिसार के लिए जब 100 रुपए भेजते हैं तो जमीन पर वास्तव में लाभार्थी के पास 15 रुपए पहुंचते हैं। 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो धरातल पर 15 पैसे पहुंचते हैं। 85 कहां जाते हैं? स्वाभाविक रूप से 85 भ्रष्टाचार की नाली में बह जाएंगे। भ्रष्टाचार की नाली के मालिकान कौन? ब्यूरोक्रेसी होगी,
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होंगे, यानी जो जो चोर उचक्के उस तंत्र में का हिस्सा बनकर विकास के नाम पर चलने वाले धन को हड़पने की प्रक्रिया में लगे हुए थे, उनका हिस्सा कितना था विकास के पैसे में? 85%। और ये किसी ने, साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा, भारत के उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था। एक वो दृश्य था कि 100 रुपए चल के 15 रुपए रह जाते थे। एक दृश्य आज है जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की राशि का बटन किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो हांसी के, बरवाड़ा के, सिरसा के किसान के खाते में अगले कुछ क्षण के भीतर जो टन से बजता है एसएमएस, उसमें रुपए कितने पहुंचते हैं? 2000 के 2000 रुपए पहुंचते हैं। कल्पना करिए यही काम राजीव जी के समय में हुआ होता तो कितने पहुंचते? उन्हीं के अनुसार उसमें से 85% रास्ते में रह जाते। तो हमने अलग अलग स्थानों पर प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। फिर कहता हूं, जो मैं शुरू में कह रहा था वो ये कि रोज की लड़ाई है, ठीक है ना? भ्रष्टाचार से हर दिन लड़ना पड़ेगा, ठीक वैसे लड़ना पड़ेगा जैसे हर दिन ब्रश करना पड़ता है, हर दिन स्नान करना पड़ता है, घर की सफाई करनी पड़ती है। रोज की इस लड़ाई में कभी कभी भ्रष्टाचार वाले लोग भी हावी हो जाते हैं। मैं इसको यूं भी कहता हूं कि अभी भी सारे भ्रष्ट लोग वो घर बैठ गए हों, भ्रष्टाचार का दरिया वो सुखा दिया गया हो, या भ्रष्टाचार 100% समाप्त हो गया हो, ऐसा सरकार में किसी ने दावा नहीं किया, मैं भी नहीं करता। रोज लड़ रहे हैं, मिटाएंगे, निपटाएंगे, परंतु ये काम केवल सरकार के दम पर नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। जहां समाज अड़ता है, जहां समाज के सक्रिय लोग खड़े हो जाते हैं सरकार के साथ, वहां भ्रष्टाचार की हत्या, भ्रष्टाचारियों को निपटाना वो सुगम और सरल हो जाता है। एक दूसरी बात करूं, जनसंवाद है मुख्यमंत्री जी का जी, उसकी सुनवाई वही अधिकारी करते जिनके खिलाफ शिकायत है, इस पर क्या कहेंगे? जहां तक मेरी समझ है कि जो हमारे एमिनेंट पर्सन्स के माध्यम से जो सीएम विंडो वाली शिकायतों की बात, जनसंवाद, वो सीएम विंडो नहीं आ रहा है। हाँ, जनसंवाद की बात कह रहे हैं। जनसंवाद में भी जो जनसंवाद में शिकायतें नहीं, आमतौर पर जनसंवाद में आमतौर पर मांगे हैं, विकास से संबंधित मांग है, कोई हमारे यहाँ ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। वो जो कागज जाते हैं सारे, वो फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उसको ऑनलाइन करते हैं और उसकी फिर समीक्षा करके जहां जैसी संभावना धन देने की होती है, स्वीकृति देने की होती है, वो दी जाएगी। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो विकास कार्य की मांग, विकास कार्य का मूल्यांकन, विकास कार्य की समीक्षा और धन देना, इस प्रक्रिया से आप अधिकारियों को दूर कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो तो रहेंगे। उसके अंदर शिकायत की बात कर रहा हूँ, जनसंवाद। मैं फिर कहता हूँ, शिकायत साधारणतया सीएम विंडो में रहती है। वो एक मोर्चा आमतौर पर शिकायत सुनने का है। वहां पर भी कई बार ये शिकायत आती है कि ये जिसकी शिकायत करी उसी दो कागज पहुंच गए। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे और दुरुस्त किया भी जाना चाहिए। अगर नत्थू की शिकायत और नत्थू दो कागज पहुंच गए तो फिर शिकायत करना और सुनवाई होना, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। कोई स्पेसिफिक मामला अगर बरवाड़ा का हो